हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इम्तिहान आईएएस का टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं और ये 68 बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो हम लोग बिना देर किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार के किस जिले में एस्बेस्टस खनिज पाया जाता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर जिले में। बेलसार लघु जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरवल में। आपको पता होगा जो अरवल जिले में यह परियोजना शुरू किया जा रहा है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन-सा पुल गंगा नदी पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल बारी पुल। पता होगा कि अब्दुल बारी पुल ये सोन नदी पर है और ये अरवल जिला में ही स्थित है। कोइलवर के पास आपका ये पुल पड़ता है। राजेंद्र पुल की बात करें तो ये मोकामा में है, ये आपका मोकामा में पड़ता है। विक्रमशिला पुल की बात करें तो ये आपका भागलपुर में पड़ता है और जयप्रकाश सेतु की बात करें तो ये पटना में पड़ता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 26 है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एकमात्र नगर पटना है। अगर हम बात करेंगे कि अ, 1 लाख से अधिक वाले नगर तो 26 हो जाएँगे, लेकिन 10 लाख से अधिक की अगर बात करेंगे तो सिर्फ़ 1 पटना होगा। बिहार का निम्न में से कौन-सा एक जिला गंगा नदी का तटवर्ती जिला नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखपुरा आपका नहीं है, बाकी तीनों जिले गंगा नदी से पड़ते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि जो गंगा नदी के तटवर्ती जिले हैं, उनमें बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वरुण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? सबको पता होगा कि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है आपका। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये काफी प्रसिद्ध बांध है और ये जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी रिवर के ऊपर है। याद रखेंगे ये जाम्बेजी, ये जाम्बेजी रिवर के ऊपर है। ठीक है ना? और किन-किन देशों के बीच पड़ता है? ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है और यह 1959 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है ना? यह बांध अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत पैदा करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब सबसे ज़्यादा आपका जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है इसी से, करीबा बांध से। आगे बढ़ते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी और बड़ी तांबे की खान किस देश में स्थित है? तो आपको पता होगा कि चिली में दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका तांबे का खान होता है और यहाँ प्रतिदिन लगभग प्रतिवर्ष 1.4 मिलियन टन का उत्पादन होता है। और इस खान का अगर नाम कहें तो स्कोडीडा, इसका नाम है दोस्तों स्कोडीडा। ये माइन का नाम है जहाँ से तांबा का उत्खनन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलास्का की जलधारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगर हम अन्य जलधाराओं की बात करें जो कि प्रशांत महासागर में है, तो उसमें क्यूरोसियो की जलधारा आता है, एल नीनो की जलधारा आता है, आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल जलधारा आता है और ईस्ट ऑस्ट्रेलियाई ओशियन करेंट्स भी आते हैं। तो ये आपका आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, तो प्रशांत महासागर की ये सब गर्म जलधाराएँ हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका धान की डलिया बिहार को नहीं कहा जाता, जबकि धान की डलिया से विख्यात जो है वो छत्तीसगढ़ को कहते हैं हम दोस्तों। ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। बाकी ये तीनों सही थे दोस्तों। मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो हिल्स टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। और राजस्थान में और भी आपका टाइगर रिजर्व है, तो जिसमें कि रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व
ठीक है ना। तो याद रखेंगे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का, ये 3 टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। अगला सवाल ये है कि आपको सत्य का मिलान करना है, तो नागार्जुन सागर परियोजना ये आपको कृष्णा नदी पर है, कावेरी नदी पर नहीं है, ये आपका कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना आपका उड़ीसा के महानदी पर है, ये आपका सही है। और तुलबुल परियोजना आपका झेलम नदी पर है, ये चिनाब नदी पर नहीं है, ये आपका झेलम नदी के ऊपर है। और बगलिहार योजना जो है ये चिनाब नदी के ऊपर है, नॉट झेलम, ये चिनाब नदी के ऊपर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सही कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबको पता होगा कि ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जबकि भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, अगर यही परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में गोवा आता है दोस्तों, और इसका परसेंटेज लगभग आपका हो जाता है 62.2%। यहाँ की जनसंख्या नगरीय है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहता है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो वह है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो वर्तमान समय में यह दूरी जो है ये असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है, और कुल मिलाकर के ये 42,073 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये क्षमा करिएगा, 4,273, 4,273 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, अटल सुरंग का निर्माण हिमालय की किस श्रेणी में किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पांजाल की श्रेणी में, ठीक है ना। इसकी कुल लंबाई भी याद रखिएगा दोस्तों, और 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई है। और यह किसको किसको जोड़ता है, तो यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, याद रखेंगे मनाली को किससे जोड़ता है, तो स्पीति से, लाहौल स्पीति से जोड़ता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कहता है कि शिवनाथ किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये आपका महानदी की सहायक नदी है, आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। और महानदी की अन्य सहायक नदियों में तो हसदो, मांद, ईव, जोकिंग और तेल। एक बार सवाल पूछा गया है दोस्तों कि तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आपका महानदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है कि सही सुमेलित करना है, तो कागज उद्योग बलारपुर, दवा निर्माण हरिद्वार, बिजली का सामान रामचंद्रपुर और टेलीफोन बेंगलुरु, ये सब के सब सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल है कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो इसका सही उत्तर है कि मद्रास में 1904 ईस्वी में लगाया गया था, ऑप्शन ए इज द सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1904 ईस्वी में लगाया गया था, लेकिन यह असफल रहा था। बाद में सफल अगर सीमेंट का कारखाना पूछा जाए तो गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया था दोस्तों, ये सफल नहीं हुआ था, लेकिन गुजरात के पोरबंदर में बाद में लगाया गया था, जो कि सफल रहा था। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये नागपुर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संगठन कहाँ है, तो कटक में है। और राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संगठन कहाँ है, जोरहट असम में है। और आपका राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान पूछा जाए तो चिकमंगलुरु में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल हो जाएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही है कि जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा आपका सी है। बाकी ये दोनों, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा आपका 19.2 होता है, और द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा 29.5 होता है, इसलिए सही केवल आपका 3 था। आगे बढ़ते हैं, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले पटना प्रथम, सीतामढ़ी अंतिम स्थान पर है। तो 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग से उच्चतम
प्रति व्यक्ति आपका सबसे ज़्यादा पटना जिले में है, जबकि सबसे कम आपका शिवहर में है, ना कि सीतामढ़ी में है। तो सबसे गलत आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये सीतामढ़ी नहीं बल्कि शिवहर में है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना का कितना है? तो 1.31 लाख है, और शिवहर का कितना है? तो ये हो जाएगा 0.19 लाख। याद रखेंगे इस बात को भी आप। तो सबसे 5 समृद्ध जिले में से कौन-कौन आ जाएंगे? पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और रोहतास। और सबसे 5 गरीब जिलों में कौन-कौन से आएंगे? तो शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और मधुबनी आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच वार्षिक मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ, आप ऑप्शन पढ़िए। तो इसका जो ऑप्शन है वो केवल एक सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है इसका। यानी कि वार्षिक स्फीति मुद्रा दर जो है 2.8% ग्रामीण है और 4.9% शहरी है। और अगर समग्र की बात की जाए तो 3.1% है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, अगर यहीं हम भारत की तुलना में बिहार की मुद्रास्फीति कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बिहार में मुद्रास्फीति की दर भारत की तुलना में अधिक थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुद्रास्फीति दर थी वो बिहार की मुद्रास्फीति अधिक नहीं कम थी, और शहरी क्षेत्रों में बिहार की तुलना में कम नहीं ये ज्यादा थी। ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किन जिलों में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो पटना और भागलपुर को छोड़ करके सभी जिलों को मॉडल टाउन के रूप में आपका विकसित किया जा रहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको छोड़ करके ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि कौन-कौन से जिले आ जाएंगे? मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। सिर्फ इसको छोड़ देना है, पटना और भागलपुर को। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि मातृत्व बंधन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में कितने रुपए प्रदान करती है? तो सबको पता होगा कि ये 6,000 रुपए प्रदान करती है। और जो मातृवंदन योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है दोस्तों, ये गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद के रूप में 6,000 रुपए प्रदान करती है। और ये 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भ धारण करने वाली तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी यह आर्थिक प्रदान किया जाता है, आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व योजना कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों ये 11 अक्टूबर 1920 को आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और इसका लक्ष्य है कि 6.62 लाख गांव कवर किए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक कौन सा कथन सही नहीं है? तो जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 18%। ये आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग ने राज्य के बीच कर विभाजन, राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया उसके मुताबिक राजस्व हिस्सेदारी का निर्धारण करते समय जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12%, एक बार फिर से देख लेंगे आप, जनसांख्यिकी प्रतिशत को 12.5%, आय के अंतर को 45%, ये दोनों तो आपका सही है। जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 15% था, ये 18% नहीं था दोस्तों। और पारिस्थितिकी के लिए 10%, ये सही है आपका। तथा राजकोषीय प्रयासों के लिए 2.5% है। किसके लिए? राजकोषीय प्रयासों के लिए। इसीलिए आपका ऑप्शन सी गलत है, मतलब सही हो जाएगा। इस पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले विशेषज्ञों के गुट में से एक के एन राज एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। तो किस पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। आपसे पूछा जा सकता है कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सा योजना आधारित था? तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना था। इस योजना को तैयार करने वाले विशेषज्ञों के गुट में से के एन राज एक प्रमुख अर्थशास्त्री हुआ करते थे। इस नियम के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में यदि एक अच्छी मुद्रा और एक बुरी मुद्रा प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। तो आपका इसका सही आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेसम का नियम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इस नियम के अनुसार
किसी अर्थव्यवस्था में यदि एक साथ अच्छी और बुरी मुद्रा प्रचलन में हो, तो जो बैड मनी होती है वो गुड मनी को बाहर कर देती है। अगला सवाल है कि लॉरेंज कर्व से क्या ज्ञात करते हैं? हम तो लॉरेंज कर्व से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ज्ञात करते हैं, यानी कि आय इनकम इनइक्वालिटी ज्ञात करते हैं, आय विषमता को ज्ञात करते हैं। और इसे 1992 ईस्वी में मैक्सो लॉरेंस ने विकसित किया था, इसीलिए उनके नाम पर हम इसको लॉरेंज वक्र के भी या लॉरेंज कर्व के नाम से जानते हैं। गर्ल्स फर्स्ट योजना के लिए बिहार सरकार ने किस आवासीय विद्यालय का चयन किया है? तो बिहार के 33 जिलों के 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को इसकी योजना के तहत आपको चुना गया है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से बिहार सरकार द्वारा चलाई गई योजना जीविका किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों जो जीविका योजना है ये आपका प्रारंभ किया गया था 2007 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये वर्ल्ड बैंक की योजना थी। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट यानी जीविका की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को किया गया था। बिहार सरकार की 7 निजी योजना टो में निम्नलिखित में से किस बिंदु पर बात नहीं की गई है? तो शिक्षा की उत्तम व्यवस्था इसकी बात नहीं की गई है। दोस्तों जिन 7 निर्णयों की इसमें बात की गई है उनमें युवा कल्याण, महिलाओं में सशक्तिकरण, सारी शिक्षा भूमि के लिए सिंचाई, सारी कृषि भूमि के लिए सिंचाई, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य शामिल है। तो यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नीतिगत कटौती प्रस्ताव के तहत मांग की संपूर्ण धनराशि घटाकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 1 रुपया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा करने का स्पष्ट कारण यह है कि सदस्यों द्वारा सरकार की उक्त नीति को अस्वीकार किया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो सरकार के समक्ष असहजता की स्थिति मंजूर हो मतलब स्थिति पैदा हो सकती है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो आर्टिकल 143 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होता है। और ये दोस्तों ये बाध्यकारी नहीं होता है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति न देने या अनुमति देने अथवा वापस करने की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है दोस्तों। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यताओं से संबंधित विभिन्न कथनों पर विचार करिए। तो इसका आंसर आपका सी है 1, 2 और 4 यानी कि 3। कम से कम 15 वर्ष तो कुछ न्यायालय में वकालत कर चुका हो, नहीं, ये आपका सही नहीं है। कम से कम 10 वर्षों तक ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला सवाल होगा कि ग्राम रक्षा दल के कितने सदस्य स्वस्थ युवक को बनाया जाता है? कितने वर्ष के स्वस्थ युवक को बनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 18 से 30 वर्ष के स्वस्थ युवकों को इसमें ग्राम रक्षा दल में बनाया जाता है, नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो राज्यों में द्वैध शासन ये 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। प्रांतीय स्तर में 1919 का ये था आपका द्वैध शासन। जो 8 प्रांतों में लागू किया गया था जिसमें असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब प्रांत शामिल थे। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय सरकारों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे। गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख हुआ करता था। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी सब के गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं तो जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो ये कनाडा मॉडल है, कनाडा के मॉडल पे आधारित होता है। आगे बढ़ते तो संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के नीतिक निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है? तो ये केटी शाह ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो तब तक बना रह सकता है जबकि नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन नहीं हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समानुपातिक चुनाव व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए क्योंकि इसका आंसर सभी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि धारा 377 बहुत चर्चा में है दोस्तों आजकल। ऑप्शन बी समलैंगिक संबंधों पर से ये आधारित है। आईपीसी सेक्शन 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, क्योंकि इसीलिए ये चर्चा में रहता है। अगला सवाल है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो आपको सबको पता होगा कि एल.एम. सिंघवी समिति ने ये सिफारिश की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया, जिसे पंचायती राज व्यवस्था का नाम जाना जाता है। ये 3 टीयर थे, ये 2 टीयर थे। चलिए ऑप्शन आपका बी आंसर सही है, कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने ये क्या कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य के जग्गा मिशन ने जीता है? तो अब यहाँ पर दो सवाल उत्पन्न हो जाता है कि जग्गा मिशन किस राज्य का है और इस मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 भी मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा राज्य को दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उड़ीसा ने राज्य की 5 टी, कौन कौन सी टी? तो ट्रांसपेरेंसी और आपका टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और आपका परिवर्तन, पहले जग्गा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जग्गा मिशन दुनिया का सबसे बड़ा भूमि शीर्षक और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाना है। अगला सवाल है कि ब्रिटेन के वर्तमान सम्राट कौन बने हैं? तो किंग चार्ल्स तृतीय बने हैं और ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के मरने के बाद ये बने हैं और ये 73 साल की उम्र में राजा बने हैं। भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनेगा? तो इसका सही उत्तर है, ये केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दे दी है और यह पुल भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज होगा। तो 53 का आपका बी आंसर सही हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो साउथ कोरिया की टीम ने जीता है और उप विजेता चीन रहा था। हुआ कहाँ था? तो ये थाईलैंड में रहा था, थाईलैंड में हुआ था। एक बार फिर से सुन लीजिए इस चीज को, दक्षिण कोरिया विजेता है और उप विजेता मलेशिया है, क्षमा करिएगा, ये उप विजेता आपका मलेशिया है, ये उप विजेता है। और आपका जो इसका आयोजन स्थल था ये इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है ना। अगला सवाल है कि उबेर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर भी दक्षिण कोरिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और इसका उप विजेता चीन था, ये उप विजेता था और हुआ कहाँ था? ये थाईलैंड में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष जो है सुभ्रकांत पांडा जी हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, फिक्की का निर्माण 1927 में किसके द्वारा? तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। 58 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 58 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी 68 और स्कोर कितना था? तो 58.90 का स्कोर था। शीर्ष स्थान पर फिनलैंड को रखा गया था दोस्तों।
और ये सूचकांक जो है लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जाता है और इसे कार्टेवा एग्री साइंस के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सोथियारा है ये कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं, याद रखेंगे। कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। जो हथौरी है ये जापान के, ये है आपके कंबोडिया के, और ये है आपका जापान के नेत्र विशेषज्ञ हैं ये। और बर्नार्ड मैड्रिड जो है ये फिलीपींस के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। ये फिलीपींस के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। और गैरी बेनेचेथी ये जो है आपके इंडोनेशिया के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये हो जाएगा इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। तो वन ओशियन समिट 2022 का आयोजन फ्रांस के द्वारा किसके सहयोग से किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक दोनों के मिल से। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन 9 से 11 फरवरी 2022 को किया गया था। 9 टू 11 फरवरी 2000 9 टू 11 फरवरी 2022 को। ठीक है ना, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। दिलीप महालनोबिस जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो क्या थे? तो इसका सही उत्तर है एक बड़े बहुत ओआरएस के विकास में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये एक चिकित्सक थे। आपको पता होगा कि हाल ही में ये इनकी डेथ हुई थी और ये चिकित्सक थे। इन्होंने भारत में ओआरएस को, कहते हैं कि पूरी दुनिया को ओआरएस का घोल इन्होंने दिया है, जो आप पीते हैं डिहाइड्रेशन के टाइम पे। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरंजन दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रेम रावत जो है वो हियर योरसेल्फ, ये इसके लेखक हैं। हियर योरसेल्फ इसके लेखक हैं। सुरंजन दास गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह के हैं। और राखी कपूर जी नाउ यू ब्रीद, इनके किताब का नाम है नाउ यू ब्रीद। और दीपक चटर्जी जो है इनके किताब का नाम है द मिलेनियम योगी। द मिलेनियम योगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो दोस्तों शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सितविनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फिजी के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन रह गया, स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है और ये 7 जुलाई 2022 को श्री अमित शाह जी के द्वारा इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनाग्रेशन किया गया था। याद रखेंगे, स्टैच्यू ऑफ पीस श्री रामानुजाचार्य कहाँ पर? तो श्रीनगर में किया गया है। जम्मू कश्मीर का कहा? श्रीनगर में किया गया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि वर्ष 2023 के किस माह में G20 की बैठक बिहार में आयोजित की जाएगी? तो ये मार्च में आयोजित की जाएगी। 6 से 7 मार्च 2023 को होगी। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले G20 के सदस्य देशों के विदेशी मेहमान के 2 दिनों तक पटना में रहेंगे तथा 4 प्रमुख पुरातात्विक धरोहरों को देखेंगे। याद रखेंगे 6 से 7 मार्च 2023, यानी कि किस महीने में? मार्च, 6 से 7 मार्च को। याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में? तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, कुल 45 शहरों में पटना को 38वां रैंक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला ऑर्किड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। आगे है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के किस गांव से समाधान यात्रा की शुरुआत करी? तो दरुआबरी गांव, जो कि पश्चिमी चंपारण में आपका है दोस्तों, वहां से शुरू की थी 6 जनवरी 2023 को। ये भी याद रखेंगे, 6 जनवरी 2023 को समाधान यात्रा पे निकले हैं आपके मुख्यमंत्री। दरुआबरी गांव, पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस तिथि से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई? तो इस सवाल का जवाब तो हर किसी को पता होगा, 7 जनवरी 2023 को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2022 संयुक्त अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। तो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण था दोस्तों ये। ये 28 अगस्त 2022 को बकलो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। इससे पहले इसके 12वें संस्करण को अक्टूबर 2021 में अमेरिका के वाशिंगटन स्थित ज्वाइंट बेस लुइस मैककॉर्ड में आयोजित किया गया था। तो 12वां अमेरिका में और 13वां इंडिया के हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में बल्क बल्क ड्रग पार्कों के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। भारत सरकार के औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान शामिल नहीं है। यह देश में बल्क ड्रग निर्माण की सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इस योजना को साल 2020 में, याद रखेंगे ये कब आया था, 2020 में 3000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था। हाल ही में सुर्खियों में रहा यूथ इनोवेशन मूवमेंट, यूथ कोलैब के संबंध में निम्नलिखित में से संगठनों पर विचार करिए। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, यूएनडीपी, और ऑप्शन देख लेते हैं हम। और है हमारा क्या, हाँ तो यही आपका है। तो तीनों के तीनों संगठन इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हाल ही में अटल इनोवेशन, नीति आयोग और यूएनडीपी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से यूथ इनोवेशन मूवमेंट का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया था। याद रखेंगे कौन सा 5वां संस्करण लॉन्च किया गया था। ये एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा यूथ इनोवेशन मूवमेंट भी है, जिसे साल 2019 में शुरू किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, कब शुरू किया गया था, 2019 में। इसका उद्देश्य है नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के जरिए सतत विकास राज्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए एक सामान्य एजेंडा तय करना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस हिमालयी पौधे को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है? तो डी, सेड्रस डेओडारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो हाल ही में हिमालय क्षेत्र के 3 औषधीय प्रजातीय पौधों को मूल्यांकन के बाद संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें है मेजाइट्रोपिस पेलिस, मतलब ये है, और फ्रेटियालिस सिरोसा और डेक्टाइरो डक्टाइलोराइजिया हटागिरिया। तो इन तीनों को शामिल किया गया है, इसको शामिल नहीं किया गया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, जिज्ञासा 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जिज्ञासा 2.0 क्या है। तो जिज्ञासा केंद्रीय विद्यालय के सहयोग से CSIR द्वारा एक छात्र वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम है, और इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों और वैज्ञानिकों को जोड़ना है, ताकि एक बहुत ही सुनियोजित अनुसंधान प्रयोगशाला आधारित शिक्षा के साथ छात्रों की कक्षा की शिक्षा का विस्तार किया जा सके। अगला सवाल है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथोनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इथोनोग्राफी किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोनोग्राफी विशेष संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी जो है वो मानव रहित सभी जंतुओं के व्यवहार अध्ययन मानव रहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मतलब इंसानों को छोड़ करके इथोलॉजी कहलाता है। और इसका प्रतिपादन कोनार्ड लॉरेंज ने किया था। और आपका एथिक्स तो पता होगा कि नैतिकाचार और कर्तव्य इत्यादि के बारे में पढ़ा जाता है। इसके जनक सॉक्रेट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, तो किसको किसको विषाणु संक्रमित कर सकते हैं दोस्तों? तो तीनों को कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो सबको पता होगा कि मकड़ी कीट नहीं होता है। मकड़ी ये आता है आर्केनिडा, ये आता है आर्केनिडा ग्रुप में आता है ये, और जो एक जंतु का ग्रुप है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव द्वारा जाल बनाती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गॉस मीर रेशम कहलाता है। सभी मकड़ियां परभक्षी यानी प्रीडेटर होती हैं,
अन्य जंतु कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत संकलित किए गए हैं। इन सबको इंसेक्टा के अंतर्गत आता है, लेकिन ये आर्केनिडा में आता है, ये भी याद रखेंगे, इसीलिए ये कीट नहीं है। इनमें 3 जोड़ी पैर, कुल 6 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, मतलब कि कुल 6 पैर पाए जाते हैं। किसमें? मकड़ी में। यह सभी कीटों का एक विशिष्ट गुण है। मकड़ी में 4 जोड़ी पैर होने के कारण, एक बात फिर से सुन लेंगे आप इसको, 6 जोड़ी जो आपका अ, पैर है वो कीटों में पाया जाता है। कीटों में 6 जोड़ी पैर पाया जाता है, लेकिन आर्केनिडा यानी कि मकड़ी में 8 जोड़ी, मतलब कि 4 जोड़ी यानी कि 8 टाँगे पाई जाती हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोशिका में उपस्थित क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये तीनों कथन इसके सही है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो बी और डी सुमेलित नहीं है। तिलचट्टे का बहिकंकाल ये काइटिन का बना होता है, न कि सुक्रोज का बना होता है। और छिलका उतरा हुआ आलू प्रोटीन नहीं, ये आपका स्टार्च का बना होता है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो शर्करा किस रूप में फ्लोएम के द्वारा ले जाई जाती है? तो ये सुक्रोज के रूप में ले जाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन-सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन आपका एक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है दोस्तों? ये हार्मोन होता है, एंजाइम नहीं होता। जो कि पेट के पारस्विक कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक एसिड HCl के स्राव को उत्तेजित करता है, गैस्ट्रिक गतिशीलता में सहायक होता है। यह जीव कोशिकाओं द्वारा पेट, ग्रहणी और अग्न्याशय के पाइलोरिक एंट्रम में स्रावित होता है, जबकि ट्रिप्सिन, टायलिन, पेप्सिन ये पाचक एंजाइम्स हैं जिनका स्राव क्रमशः अग्न्याशय, लार ग्रंथि और अमाशय के द्वारा होता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन और टायलिन ये सब क्या है दोस्तों? तो ये आपका पाचक एंजाइम्स हैं। और ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है, याद रखेंगे ये अग्नाशय से निकलता है। और पेप्सिन आपका अमाशय के द्वारा निकलता है। और टायलिन जो है वो लार ग्रंथि से निकलता है, ये भी याद रखेंगे। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है, जबकि अन्य घुलन जल में घुलनशील है। निम्नलिखित से कौन से जल में घुलनशील है? तो सबको जनरली पता होता है कि विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में विलय होते हैं। 84 का डी इसका आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा एक एक्सेप्शन है विटामिन बी में दोस्तों, कि कौन सा विटामिन जो है वो, कौन सा विटामिन बी, मतलब विटामिन 6, विटामिन 5, विटामिन 12, कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता? ऐसे तो जनरली सारे विटामिन बी आपके जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन एक विटामिन बी है जो जल में घुलनशील नहीं होता है। आपको बताना है कमेंट करके। हृदय के धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो पोटेशियम हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करने में सहायक होता है। यह पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियाँ इत्यादि पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाए निम्नलिखित में से कौन-सा एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स भी कहलाता है, यानी प्रतिमूत्रक हार्मोन्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वासोप्रिन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो वासोप्रिन को एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं, एडीएच। यह पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली द्वारा स्रावित होता है। यह किडनी की नलिकाओं द्वारा जल के अवशोषण को बढ़ावा देता है। यदि शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। वैसोप्रीन के अल्प श्रवण के समय जल का पुनः अवशोषण कम होगा। मूत्र में जल की अधिक मात्रा उत्सर्जित की स्थिति को डाइयूरेसिस या डायबिटीज इम्पिडिस भी कहा जाता है। ठीक है ना? एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल है सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन सा है? तो फोटॉन है। प्रोटॉन दोस्तों
ये मासलेस होता है। और फोटोन के बारे में जो सैद्धांतिक जानकारी है वो आइंस्टाइन ने दी थी और नामकरण इसका जीएन लेवाइस ने किया था। ठीक है, इसका भाग शून्य होता है। निम्नलिखित में से किस बंध में धनायन और निर्णायन का ऋणायन का निर्माण होता है? तो सबको पता होगा दोस्तों कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं उसमें ये निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोयले का दहन किस प्रकार की एक अभिक्रिया है? तो आपको पता होगा कि ये संयोजन अभिक्रिया होता है। कोयला का मतलब कार्बन और जलने का मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, यानी कि CO2 बनता है और ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक कौन सा है? तो नाभिकीय तकनीकी में उन पदार्थों को न्यूट्रॉन विबंधक कहते हैं जो तीव्र तीव्र इलेक्ट्रॉनों को के वेग को कम करके उन्हें मंद इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित कर देते हैं। यूरेनियम 235 विखंडित होने वाले पदार्थ तीव्र न्यूट्रॉन की अपेक्षा मंद न्यूट्रॉन से अधिक तेजी से नाभिकीय अभिक्रिया करते हैं। साधारण जल, ग्रेफाइट, भारी जल आदि प्रमुख विमंदक हैं। साधारण जल का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में नाभिकीय संयंत्रों में विमंदक यानी मॉडरेटर के रूप में पुलिंग एजेंट की तरह किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ई, सी और डी दोनों, साधारण जल और आपका साधारण जल और ग्रेफाइट, ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने ऐसे दोनों सही है, सी और डी, मोर देन वन आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है वो क्या कहलाती है? तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। और आपका जो कैथोड पर अभिक्रिया होती है वो आपका अपचयन यानी कि रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है ना, तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एल्यूमिनियम बॉक्साइड का सही उत्तर है कॉपर। सीने बार कॉपर का अयस्क नहीं है दोस्तों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आपको पता होगा कि सीने बार मरकरी का ये है, नॉट कॉपर, ये मरकरी का है, Hg। जिंक आपका कैलामाइन हो जाएगा, आयरन लोहा हेमेटाइट हो जाएगा, कॉपर का क्यूपराइट होता है और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो जाता है। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम सल्फेट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रयोग स्वास्थ्य एवं सौंदर्य, जो आपका ब्यूटी, जो आपके सौंदर्य प्रसाधन सामग्री होती है, कॉस्मेटिक चीजें, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेलेनियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कांच का प्रयोग कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइरेक्स कांच, ये उष्मा का प्रतिरोधी होता है। इस कांच की तापीय प्रधान प्रतिरोधक क्षमता और रासायनिक चीर स्थायित्व क्षमता अधिक होती है। अगला सवाल है कि भौतिकी के किस शाखा में सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर है ट्राइबायोलॉजी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिस्मोलॉजी में आप पता होगा कि अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में पढ़ा जाता है। सूक्ष्म यांत्रिकी, इस शाखा में सूक्ष्मतम कणों की गति और व्यवहार की जानकारी ली जाती है। और आपका माप विज्ञान तो आपको पता होगा कि मेजरमेंट से रिलेटेड है। शून्यों में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? तो एक समान त्वरण होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो समान, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल जो है तो हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सेंटीग्रेड दोस्तों ये तापमान का इकाई होता है, ना कि उष्मा का होता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की संयंता क्या होती है? तो ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो संयंता होती है वो घटती है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी परतों के मध्य होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है विस्कोसिटी कहलाता है। और विस्कोसिटी जो होता है गैसों की तुलना अ, मतलब गैसों में अन्य की तुलना में अधिक होती है। जल की जो विस्कोसिटी होती है वो 0.01 ट्वाइस होता है, याद रखेंगे, 0.01 ट्वाइस होता है ये आपका वाटर का है विस्कोसिटी।
और वायु की जो विस्कोसिटी होती है वो 200 माइक्रोपोएज होता है, 200 माइक्रोपोएज होता है, ठीक है ना? तो इसलिए सबसे आपका गैसों की संयंत्रता गैसों की संयंत्रता की तुलना में अधिक होती है। द्रवों की संयंत्रता गैसों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि गैसों में देख रहे हैं माइक्रो में है, लेकिन द्रव में देखिए 0.01 वाइज है। संयंत्रता तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि विस्कोसिटी जो है वो विस्कोसिटी जो है आपका टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना दोस्तों? ये आप याद रखेंगे, 1/T है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? तो ये बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हवा का तापमान बढ़ने पर उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि वायुमंडलीय आर्द्रता और तापमान में प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय आर्द्रता भी बढ़ती जाती है और हवा जितनी गर्म होती जाती है, उसे आर्द्र धारण करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। इसी कारण वह वर्षा होती है, क्योंकि जब तापमान बहुत बढ़ जाता है और वर्षा होने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तापमान। चलिए अगला है कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रेशर टेम्परेचर के अनुपाती होता है गेल-उसेक लॉ के अनुसार। आपको पता होगा एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। अगला सवाल है कि ध्वनि तरंगों का नहीं होता है, क्या नहीं होता है दोस्तों? तो आपका ध्रुवण नहीं होता, पोलराइजेशन नहीं कर सकती साउंड वेव्स। अगला सवाल है कि जरा दृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो सकता है, हो जाता है। और हिंदी में इसको अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों, बाइफोकल लेंस को हिंदी में अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला सवाल ये है कि डचों द्वारा भारत में अपनी पहली कोठी कहाँ खोली गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मसूलीपट्टनम में, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि निम्न में से किसने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विलियम विल्किंस ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो सबको पता होगा कि 1829 में कौन थे? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बेंटिक ने ही स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी इसी ने खत्म किया था। किसके मदद से? स्लीमैन की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1850 ईस्वी में बंबई में किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो एओ ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है शिमला में 1905, 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? शिमला में किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, याद रखेंगे। घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। लागू कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो केरल में हुआ था, सही आंसर हो जाएगा। और ये 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना? और इसके प्रमुख नेता थे अली मुसलियार थे। प्रारंभ में यह आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था, लेकिन बाद में इसे सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था। अगला सवाल ये है कि निम्न में से बेमेल का चयन करना है आपको। तो कर मत दो, ये महात्मा गांधी नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ये याद रखेंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा था, कर मत दो। और आपको वंदे मातरम बंकिम चटर्जी विश्व विजयी तिरंगा प्यारा आपको पता होगा कि श्यामलाल गुप्ता का था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। बाकी इसमें से सही है। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। संवाद कॉमेडी की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अब बंदी जीवन की रचना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी, ठीक है ना। आप इन चीजों को याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं, तो 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहां पर विद्रोहों का नेतृत्व किया था? तो सबको पता होगा कि किया था लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था? तो महालवाड़ी व्यवस्था में ऐसा होता था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
और इस व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में नील मैकेंजी नहीं, हॉल्ट मैकेंजी थे द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था याद रखेंगे, कहाँ-कहाँ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत, ठीक है? और फिर पंजाब में 3 जगहों पर लाई गई थी। किसके रिकमेंडेशन पे? तो हाल्ट मैकेंजी याद रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे आप, हाल्ट मैकेंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, अडियार में किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1886 ईस्वी में अडियार में की गई थी। इसकी स्थापना मैडम ब्लॉडवर्स्की और हेनरी एलकॉट ने सर्वप्रथम 1875 में की थी। सबसे पहले 1875 में कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में किया गया था, याद रखेंगे। 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था, लेकिन भारत में 1886 ईस्वी में की गई थी। और इस आंदोलन को फैलाने में श्रीमती एनी बसेंट का भी बहुत बड़ा योगदान था। केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो केसरी और मराठा, आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक थे। और महात्मा गांधी ने किसका किसका किया था? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन का, और अमृत बाजार पत्रिका ये मोतीलाल घोष थे। चलिए, कांग्रेस के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो मैं आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर सी है। इसमें 82 लोगों के नहीं, 72 लोगों ने भाग लिया था। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति आदि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा होगी। यह बात किसने कही थी? तो दोस्तों ये अरविंद घोष ने कही थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल ये है कि हंटर कमेटी का गठन किस घटना की जांच के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का आपको गठन किया गया था। और इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 आपका इंग्लिशमैन थे और 3 इंडियन थे। ठीक है, चलिए भारतीय सदस्यों में कौन कौन थे? तो याद रखेंगे, सर चीमन सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया था। याद रखेंगे, ये अंग्रेजों के द्वारा गठित हंटर कमेटी थी, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, आईएनसी, इसने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन जीरो आवर ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाया गया था, ठीक है ना। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा था? तो 12 दिसंबर 1928 को पहुंचा था। याद रखेंगे, 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा था। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। सर्वदलीय बैठक में इसको विरोध करने का निर्णय लिया गया था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का बिहार में विरोध करने का नेतृत्व किसने लिया था? तो याद रखेंगे कि अनुग्रह नारायण सिन्हा ने लिया था। अनुग्रह नारायण सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि बड़हिया टाइल क्षेत्र के किसानों ने जमींदारी के उन्मूलन की मांग को लेकर किनके नेतृत्व में एक बृहद आंदोलन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में, ऑप्शन ए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, पटना में किया गया था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में पटना में की गई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके पूर्व 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1931 ईस्वी में भी किया गया था दोस्तों। और इसकी स्थापना गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने की थी। और इस वाले पार्टी का आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस क्षेत्र में एक पृथक सरकार का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद को माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, जय संहिता किस प्राचीन ग्रंथ का नाम है? तो सबको पता होगा कि महाभारत का नाम है जय संहिता। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने अकबर को एक मतलब अकबर के धार्मिक विचारों को अस्वीकार कर दिया था और इस्लाम का शत्रु बताया था। भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों को आप सजाइए, कौन पहले आए, कौन बाद में आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडो बैक्ट्रियन, शक, पहलव और कुषाण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत पर किसी अरब का पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण में हुआ था। ये 721 ईस्वी में आक्रमण किया था। गलत जोड़ी का चयन करना है आपको, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैजुल। ऑप्शन ई इसका सही आंसर है दोस्तों। फैजुल फतूह अमीर खुसरो है ये इसामी नहीं है, ये अमीर खुसरो है। और इसामी ये है फतूह सलातीन, यानी कि 2 ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? सबको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक है ये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि दिल्ली के किस शासक ने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखी हैं? तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आप सभी को पता होगा, सिकंदर लोधी थे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1817 से 19 के बीच लड़ा गया था। मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1818 ईस्वी में पेशवा बाजीराव कोरेगांव और अस्टी में हार गया था और मैल्कन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो अंग महाजनपद वर्तमान में किस स्थान पर नहीं फैला था? तो ये भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी राजधानी चंपा नगरी थी या चंपानगर थी। ये बी ऑप्शन हो जाएगा सुपौल। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है वैशाली में बनाई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता होगा कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। 415 से 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, कुमारगुप्त प्रथम ने। हैबत जंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैबत जंग का मकबरा जो है ये पटना शहर में स्थित है। 139 का ऑप्शन इज द राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहीं पर इनकी एक बहुत ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। यदि 15 सेंट अब दोस्तों यहाँ से 140 से 150 तक मैथ के सवाल से हैं, आपके सीसेंट के सवाल है, तो इनका मैं आंसर बता देता हूँ फटाफट और आप सॉल्व करके देखिए आपका सही होता है कि नहीं होता है। तो 141 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ई है 141 का, और इसका आंसर जो आएगा वो 216 आएगा। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर समीकरण को संतुष्ट आपको, और 142 का आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। 144 का जो आंसर है ऑप्शन ई है, और मैं ऑप्शन ई है। 145 का आंसर सी है। 146 का भी सी है। 146 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 147 का भी सी ही है आपका, और 148 का डी ऑप्शन है, और 149 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और 150 का आंसर आपका डी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का डेडिकेटेड वीडियो। ये इम्तिहान आईएएस का टेस्ट नंबर 10 था। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपका कितना स्कोर रहा। प्लीज जो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका कितने कितना अटेम्प्ट आपने किया 150 में, आपको कितना स्कोर मिला, प्लीज कमेंट करके बताओ आप। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें सुझाव देकर के जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।